करे स्टार्ट करे चल। तो नमस्ते सत श्री अकाल। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर क्लास 11th का। क्लास 11th का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लास 11 का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना, और ये आपकी पूरी केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको अश्योर करता हूं बस ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से बस नजरें गड़ाइएगा। न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, थोड़ा ध्यान मत भटकाइएगा। चलो, तो इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा मोल कॉन्सेप्ट। बिना मोल कॉन्सेप्ट समझे हमें कुछ नहीं आएगा। बिना मोल कॉन्सेप्ट समझे हमें कुछ नहीं आएगा। जस्ट अ सेकेंड। चलो, तो सबसे पहले हम समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट, तो देखो बच्चों मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखो मोल क्या है, मोल अनमोल है। मोल कुछ नहीं है। मोल है एक तरह से एक वेरिएबल या फिर आप बोलोगे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। मोल एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, सीधी सी बात है। मोल एक नंबर का ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपने सुना होगा पेयर, पेयर रिप्रेजेंट करता है दो को, जैसे पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्स। सिमिलरली अगर आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल डजन, डजन रिप्रेजेंट करता है 12 को, डजन रिप्रेजेंट करता है 12 को। वैसे ही मोल रिप्रेजेंट करता है किसको, ग्रुप को। मोल रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को। अब जैसे कि एक डजन में, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डजन में कितने कितने, तो बताओ कितने, 12। अब 12 क्या, 12 क्या, 12 वही जितना आपने डजन लिए। कैसे समझाता हूं। अगर आपने बोला एक डजन केले, तो एक डजन केले में कितने केले, 12 केले। अगर मैं पूछूं एक डजन अंगूर, तो एक डजन अंगूर में कितने अंगूर, 12 अंगूर। तो सीधी सी बात यह है कि जिस भी वेरिएबल के आगे, जिस भी कमोडिटी के आगे आप डजन लगा दोगे, जिस भी कमोडिटी के आगे आप डजन लगा दोगे, वो बस उसके नंबर के आगे मतलब क्या लग जाएगा, 12 लग जाएगा। सीधा सा मतलब है, डजन का मतलब होता है 12। ठीक है, डजन का मतलब होता है 12। बट आपने एक बात नोटिस की होगी, जनरली आप डजन वर्ड किसके लिए यूज करते हो, डजन वर्ड आप हमेशा जनरली यूज करते हो केलों के लिए। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा केले के लिए डजन वर्ड क्यों यूज किया जाता है। तो सिंपल सी बात आपको मैं समझाऊं, आजकल तो नहीं है बट पहले क्या होता था, मतलब अभी भी होता है वैसे तो, जो केले का एक बंच होता है, इन जनरल ज्यादातर केसेस में जो केले का एक बंच होता है, असली में उसमें 12 केले होते हैं। केले के एक बंच में 12 केले होते हैं। तो केले को कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। अगर मेरे पास 3 केले के बंच है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास कितने केले होंगे, 36 केले होंगे। चलो आजकल तो हमारे पास वेइंग सिस्टम है, बट पहले जो केले को, और आज भी आप महाराष्ट्र या दिल्ली में देखोगे तो केले को डजन के नाम, डजन के टाइप, मतलब डजन के सेंस में मतलब क्या होता है, बेचा जाता है। तो क्यों, क्योंकि डजन में कैलकुलेट करना आसान है। बात समझ में आ रही है। इसलिए डजन की इंपॉर्टेंस है, डजन का सिग्निफिकेंस है किसमें, केलों में। हम डजन से कभी अनार के दाने नहीं कैलकुलेट करते। क्यों, क्योंकि अनार के दानों के लिए डजन फेल हो जाएगा। तो डजन कहां पे सिग्निफाई कर रहा है, सिर्फ कहां कर रहा है, केलों के लिए कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सिमिलरली जो मोल वर्ड है ये भी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 6.022 इंटू 10⁻23 क्या। अब ये क्या, कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने बोला मेरे खोपड़ी पे 1 मोल बाल हैं, तो उसमें कितने बाल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, क्या होंगे, 6.022 10⁻23 बाल होंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल चेंज करूंगा तो यहाँ पे भी वेरिएबल चेंज होगा। अगर यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टार्स, तो अगर हमारे स्काई में 1 मोल स्टार्स हैं तो कितने स्टार्स होंगे, इतने स्टार्स होंगे। तो 1 मोल किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल एक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू विच इज इक्विवेलेंट टू 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप इसकी वैल्यू से समझा सकते हो कि 10 को अंदाजा लगा सकते हो कि 10⁻23 मतलब 23 टाइम्स आपको 0 लिखने पड़ेंगे। और आप बिलीव करो ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि अगर आप 1 सेकंड में 10 लाख रुपीस खर्च करोगे, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना,
1 सेकंड में आप 10 लाख रुपीस खर्च करोगे और आप ना सोते हुए भी खर्च कर रहे हो, जागते हुए खर्च कर रहे हो, बाथरूम जाते हुए भी खर्च कर रहे हो, तब भी आपको 100 साल भी कम पड़ जाएंगे आपको ये पैसे स्पेंड करने में। मतलब एक बहुत ही ह्यूमंगस, बहुत ही बड़ी वैल्यू है। कितनी? 6.022 इंटू 10⁻23, और ये किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। ठीक, तो आपको एक बात समझ लेनी है, क्या मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहला फैक्ट समझ लेना है क्या, कि 1 मोल इज इक्वलेंट टू 6.022 इंटू 10⁻23। बस। अब ये किसने निकाला था? ये एक अच्छे से साइंटिस्ट ने निकाला था जिसका नाम था एवोगैड्रो। ये नंबर कैलकुलेट किसने किया था? ये एवोगैड्रो ने किया था। सबसे दिमाग में आपके क्वेश्चन आया होगा किसने किया था? एवोगैड्रो ने। इसीलिए इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। उसने अपने ही नाम पे इस नंबर का नाम लिख दिया, वो क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर होता है। ठीक है, और एक 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। इसका सिंबल होता है, आप ध्यान से देखना, अगला पॉइंट आप जो लिखोगे कॉपी में, इसका सिंबल होता है Na, कैपिटल N, और उसके सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A। सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे लिखना है। मतलब मानो अगर ये आपकी कॉपी है तो ये हो गया आपका N और ये हो गया आपका A। ये इसका सिंबल होता है, ध्यान रखना, एवोगैड्रो नंबर का Na, एवोगैड्रो नंबर। और Na की वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो पहला पॉइंट तो अब तक आपका क्लियर है, दिमाग में बैठ ही गया होगा क्या, कि 1 मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसका आंसर निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके दिमाग में ही बैठा होगा क्या, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि 1 डजन हमेशा अपन ज्यादातर किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं? केले को। हम 1 डजन कभी अंगूर नहीं गिनते, 1 डजन अनार के दाने नहीं गिनते। क्यों? क्योंकि इसका एक बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि पेड़ से जो केले का एक बंच होता है वो 12 केले अपने अंदर रखता है। सिमिलरली अगर मैंने ये वैल्यू लिखी है 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये किसी ना किसी एक फिजिकल क्वांटिटी या किसी ना किसी चीज को मेजर करने काम में आएगा। इससे हम बाल मेजर नहीं करेंगे, इससे हम स्टार्स मेजर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर नहीं सकते। जैसा कि हम अंगूर के दाने भी डजन में बोल सकते हैं, वैसे हम स्टार्स और बाल को भी डजन में बोल सकते हैं। बट हम जनरली इससे सिर्फ क्या यूज करेंगे, इससे क्या कैलकुलेट करने के यूज करेंगे? इसको हम यूज करेंगे नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। इनको कैलकुलेट करने के लिए हम इस नंबर का यूज करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। जब भी हमें इनका नंबर कैलकुलेट करना है कि ये मार्केट में ये पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने एग्जिस्ट करते हैं, तो हम किस नंबर का यूज करेंगे? एवोगैड्रो नंबर का यूज करेंगे। एवोगैड्रो नंबर का यूज करेंगे। तो सबसे दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए क्या, ये जो नंबर है कहां काम आएगा? ये नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के निकालने काम में आएगा। नंबर, उनके नंबर को निकालने काम में आएगा, क्योंकि इनके जो नंबर होते हैं ये बहुत ही ज्यादा होते हैं। ये करोड़ों में नहीं होते, अरबों में नहीं होते, ये बिलियंस, ट्रिलियंस इनमें नहीं होते, ये 10⁻23 ऑर्डर के होते हैं। अभी आपके फिजिक्स वाले सर आपको समझाएंगे ऑर्डर क्या होता है, पावर क्या होती है। तो इसकी ऑर्डर कितनी है? 23 है। मतलब ये 10⁻23 टाइम्स बड़ा है, एक तरह से आप ये समझ सकते हो। तो ये बहुत बड़ा वैल्यू है। और इतनी ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? इतनी ज्यादा वैल्यू होती है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की। तो दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए क्या, कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का नंबर निकालने में हमारे को इस नंबर की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं तीसरी पॉइंट की बात। ये नंबर आया कहां से? ये नंबर आया कहां से? कि ये नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर आया, तो आया कहां से? तो देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। इसको समझाने के लिए आपको एक फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद करना पड़ेगा। पहले आपको इतनी बात क्लियर होगी, चलते हैं अब आगे। अब आपने बचपन में एक और चीज पढ़ी होगी, इसको भी एक बार साइड में रखते हैं। आपने बचपन में एक और चीज पढ़ी होगी, आपने सुना होगा हाइड्रोजन का मास होता है 1, हीलियम का मास होता है 4। ये आपने पढ़ा होगा, आपको ये नहीं पता क्यों होता है, बस आपने ये पढ़ा था लिथियम का होता है 7। आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अगर जिसको बच्चों को याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है कोई टेंशन नहीं लेनी, बस पहले बस ये ध्यान रखो, आपने कभी ना कभी सुना होगा। अब मैं आपको इससे आगे एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो हुआ क्या, अगर आपको मैं एक चीज बताता हूं, आपने सुना होगा सोडियम। सोडियम जिसका सिंबल है Na, ध्यान रखना है एवोगैड्रो नंबर नहीं है। एवोगैड्रो का होता है N और सबस्क्रिप्ट में कैपिटल है, यह है Na, सोडियम।
आपने बचपन में सुना होगा कि सोडियम का मास कितना है, सोडियम का मास आपने सुना होगा कितना है, 23 होता है, अगर आपको याद हो। जिन बच्चों को याद नहीं है कोई बात नहीं, मैं वापस बताऊंगा दूसरे वीडियो में, अभी तो फिलहाल याद रखो कि सोडियम का मास होता है 23 और यूनिट आपने सुनी होगी AMU या U। अब मेरी बात सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब ये पूरी इन्वेंशन हुई कैसे, हमने क्या किया, अब समझना क्या होता है। हमने लिया एक तराजू लिया, एक हमने क्या लिया, वेइंग बैलेंस लिया, और उसमें हमने क्या किया, हमने पहले क्या किया, एक एटम का मास निकाल लिया, एक एटम का मास निकाल लिया, एक सोडियम एटम का मास निकाल लिया Na का। वापस सुना मैं क्या बोल रहा हूं, एक सोडियम एटम का मास निकाल लिया Na का। अब आपने पढ़े होगा एटॉमिक मास या एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये मैं अभी बेसिक नहीं बता रहा हूं, पहले मैं एक बार आपको डायरेक्ट मोल कॉन्सेप्ट पे लेके आ रहा हूं, बेसिक बाद में डिस्कस करेंगे। एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और आपको पता होगा कि कितने 11 उसमें प्रोटॉन होते हैं, 12 उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका एटॉमिक मास कितना था, 23 AMU। 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात सुनना, क्या ये 23 ग्राम के बराबर है क्या, नहीं, ये 23 AMU है। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इसका मैं आपको मतलब समझाता हूं। आपको पता है प्रोटॉन का मास कितना होता है, अगर आपने पढ़ा हो 1.6 × 10⁻⁻27 kg, ये होता है एक प्रोटॉन का मास। और एक न्यूट्रॉन का मास भी करीब करीब इतना होता है, 1.6 × 10⁻⁻27 kg, करीब करीब इतना ही होता है। अब इसमें 23 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसका जो एक्चुअल मास होगा, मतलब आप एक एटम को अगर तराजू में तोलोगे तो कितना होगा, ध्यान से सुनना। 23 तो होता है, 23 क्या आपके पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास करीब करीब इतना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 23 का, 1.6 × 10⁻⁻27 kg। तो आप समझ पा रहे हो इसका मास कितना है। इसका मास अराउंड अगर हम माने तो 10⁻⁻27 kg के आसपास है। एक एटम का मास 10⁻⁻27 kg के बराबर है, मतलब 1/27 जीरो लगा दो। तो आप ध्यान से सुना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक एटम का जो एक्चुअल मास होता है वो कितना होता है, एक एटम का एक्चुअल मास होता है वो कुछ इस प्रकार से, मतलब 23 एटम्स का जो एक्चुअल मास होगा वो इतना होगा सोडियम के। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपने लिया एक तराजू, और उस तराजू में आपने क्या है, एटम्स डालने चालू किए सोडियम के, डाले 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 डाले। तराजू में तो जो वेट आएगा वो किस में आएगा, ग्राम्स में आएगा। जो आप दुकान पे तराजू जो देखा है आपने, उसमें वेट किस में आएगा, ग्राम्स में आएगा। आपको एक करते रहना है, जब तक करोगे, जब तक क्या हो जाए, इसका मास कितना आ जाए, 23 आ जाए। इसका देखो, एक एटम में प्रोटॉन्स कितने थे, 23। जब इसका मास 23 ग्राम आ जाए, तो हमने देखे इसमें कितने एटम्स हैं, तो कितने एटम्स निकले, 6.022 × 10⁻23। ये पूरी रामायण आप समझने की कोशिश करो, क्या कि 6.022 × 10⁻23 एटम जब आप लोगे तो उसका मास किसके बराबर आएगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर आएगा। बट वो उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट ग्राम्स होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और यही इन्वेंशन की थी एवोगैड्रो ने, और यहीं से पूरा का पूरा आपका मोल कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके परतों में खुलेगा। तो पहले इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, क्या कि जो उसका एटॉमिक मास होता है, अगर हम उस एटॉमिक मास हुआ मतलब एक एटम का मास, अगर हम उसके कितने पार्टिकल्स लें, इतने पार्टिकल्स लें, Na पार्टिकल्स लें, Na मतलब 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स लें, तो उसका मास ग्राम्स में कितना आएगा, 23। ग्राम्स में भी 23 आएगा। ठीक, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट। ये कहना चाहता था एवोगैड्रो। तो ये सारी बात आपको थोड़ी थोड़ी अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो टेंशन मत लो, क्योंकि मैं इसका भी ये तो मैंने आपको समझाया सब कॉन्सेप्चुअल, ये तो सब कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो टेंशन लेनी नहीं है बच्चों, क्योंकि मैं अब आपके पास ला रहा हूं एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला आपका बहुत काम आएगा। जितने भी मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो IIT JEE के हो, चाहे वो JEE मेंस के हो, चाहे वो NCERT के हो, सब एक ही फॉर्मूले से क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ एक ही फॉर्मूले से। बस इस फॉर्मूले को एक बार देख लो, इसको लिख लो, फटाफट देखो। 1 मोल एटम / आयंस / मॉलिक्यूल्स
इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स स्लैश आयंस स्लैश मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास स्लैश ग्राम मॉलिक्यूलर मास is equals to 22.4 liter at STP if gas। बेटा ये रामबाण फॉर्मूला है, यही एक फॉर्मूला है जिससे आपका मूल कॉन्सेप्ट का हर एक क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होगा और इसके अलावा मैं दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा आपको। ये इकलौता फॉर्मूला है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, सबका जो आंसर आएगा वो यहीं से आएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ये बात क्लियर रख लेना। 1 मोल एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब ये फॉर्मूला क्या कहता है एक बार मैं इसको समझा देता हूं, फिर रटना तो है इस फॉर्मूले को, एक बार समझा देता हूं, फिर जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो इतने खटाखट होंगे आपको ऐसा यकीन ही नहीं होगा कि आप कर रहे हो, ये आपको लगेगा भूत कर रहे हैं। चलो वैसे आप लोग भूत ही हो। अब हम चलते हैं आगे। पहली बात देखो, इसमें से हम ये सब चीज पहले ही समझ चुके हैं, इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए पहले इसको भूल जाओ, ये जो मैंने लिखा है इसको भूल जाओ, पहले इन सब तीनों को देखते हैं। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं। अगर मैंने 1 मोल एटम्स लिए, अब इन तीनों में से एट अ टाइम एक ही कंसीडर करेंगे। अगर मैंने मान लो 1 मोल एटम्स लिए, तो अभी मैंने समझाया था, क्या समझाया था, अगर मैं किसी को भी 1 मोल लूंगा, मान लो मैंने अगर 1 मोल मान लो कैल्शियम के एटम्स लिए, तो 1 मोल का मतलब ही क्या होता है ये, तो अड़ते बिड़ते याद कर लो 1 मोल का मतलब कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये तो आपको याद हो ही जाना चाहिए। और मैंने अभी समझाया था कि कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 AMU। ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको याद होगा 9th में पढ़ा होगा। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 AMU। और मैंने अभी क्या बताया था, याद करो, अगर मैं इतने पार्टिकल्स ले लूंगा, इसका सिग्निफिकेंस बताया था अभी मैंने, अगर मैं इतने पार्टिकल्स ले लूंगा, ध्यान से सुनना, तो ये जो इसका जो फाइनली तराजू में जब मैं मास तोलूंगा तो वो कितना आएगा, 40 ग्राम आ जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, इसी को कहते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास। देखो 40 तो क्या था बच्चों, इसका एटॉमिक मास, बट उसको जब हम ग्राम में लेंगे तो वो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। एक्चुअल में एटॉमिक मास की यूनिट ग्राम नहीं होती है, आपने अगर याद किया हो बचपन में, एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU। बट ग्राम एटॉमिक मास की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम्स। कुछ भी तो नहीं बच्चों, ये 1 मोल लोगे बस वो ग्राम में निकलेगा और कुछ नहीं होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, वैल्यू सेम होगी, सिर्फ फर्क आएगा यूनिट का। इसी सब, अब आप सोच रहे हो सर ये दोनों सेम सेम कैसा आया, बच्चों ये सेम सेम लाने के चक्कर में तो ये वैल्यू का इन्वेंशन हुआ है। जब ये इसके बराबर आ जाएगी वो कब आएगी, जब इतने एटम्स होंगे, सीधी सी बात है। ये बात क्लियर। तो ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 1 मोल एटम लोगे तो एक्चुअल ये बात ध्यान रखना है कि इतने एटम्स होंगे, और अगर उनको हम तोलेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर आएगा। चलो अब एटॉमिक मास के, यार आपको डेफिनेशन, एटॉमिक मास आपको आने चाहिए। देखो 20 एलिमेंट तक के, तो फर्स्ट 20, ये फॉर्मूला याद कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको रट लेना और लिख लेना भी नोट कॉपी में। अब आपको 20 तक तो देखो एलिमेंट के एटॉमिक मास आने ही चाहिए, 20 तक तो आने ही चाहिए। 9th 10th में आपने देखे होंगे, नहीं आते तो बच्चे घर जाके याद कर लो, अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। मैं ब्रैकेट में बता दूंगा कि एटॉमिक मास क्या होता है। चलो अब आपको मॉलिक्यूलर मास भी पता होना चाहिए। अगर आपको मैं मॉलिक्यूलर मास निकालने को पूछूं तो मॉलिक्यूलर मास याद नहीं होना चाहिए, बस ये तो पता होना चाहिए निकालते कैसे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एग्जाम्पल है CO2, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका क्या होगा, पहले कार्बन का निकालेंगे, कार्बन का कितना होता है 12, फिर ऑक्सीजन का निकालेंगे, ऑक्सीजन कितना होता है 16, और ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 16 2 जा 32, तो ये कितना हो गया 44। यूनिट क्या होगी U, क्योंकि हम अभी एक CO2 मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं।
अब मैं यहीं पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मैं 1 मोल CO2 का निकालूंगा, बताओ मास, तो उसका मास कितना आ जाएगा? 44 ग्राम्स। बस इतना सा फर्क है, एक एटम का होगा तो 44U, 1 मोल का निकलूंगा तो 44 ग्राम्स। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, मेरे को लग रहा है आपको सबको समझ में आ ही रहा होगा। चलो अब एक और फॉर्मूला लिख लो। वैसे तो मैं फॉर्मूला लिखवाता नहीं हूं, बट स्कूल में बहुत लिखवाते हैं, इसलिए मैं भी लिखवा देता हूं, क्योंकि बच्चों को ज्यादा रटवाना मेरे को अच्छा नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं। एक फॉर्मूला और लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे N इज इक्वल्स टू W अपॉन MM, मास इन ग्राम, इसी को गिवन मास ही बोलते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देखो ये कोई फॉर्मूला है ही नहीं वैसे तो, बट तब भी देख लो, बहुत अच्छा फॉर्मूला लगेगा आपको, बट ये कोई फालतू का फॉर्मूला है। अब मेरी बात सुनना, समझने की कोशिश करना। मैंने अभी इतनी सब चीजें समझाई आपको, मेरे को सीधी सी बात समझाना। अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना, 1 मोल मेरे पास CO2 होगा, एक एटम नहीं, 1 मोल CO2, एक एटम नहीं सॉरी मॉलिक्यूल, CO2 तो मॉलिक्यूल है। अगर मेरे पास 1 मोल CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे तो सोच के बताना, सोच के बच्चों सोच के बताना, अगर मेरे पास 1 मोल CO2 के मॉलिक्यूल होंगे तो इसका मास कितना होगा, वजन कितना होगा इसका? 44 ग्राम्स होगा। बहुत इजी से 44 ग्राम्स होगा। अब मैं आपसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूं, अगर आप बता दोगे तो ध्यान रखना आपको यहीं से चॉकलेट मिल जाएगी, मोबाइल में से बाहर निकलेगी। अगर मेरे पास 88 ग्राम CO2 हो, 88 ग्राम CO2, सुनना मेरी बात, 1 मोल CO2 कितने ग्राम के बराबर था? 44 ग्राम के बराबर था। अगर मैंने 88 ग्राम CO2 लिया तो बताओ CO2 कितने मोल्स होंगी? 2 मोल्स होंगी। अभी थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लोगे तो ठीक है, दिमाग कैसे लगाओगे? अगर एक आ रहा है 44 का तो 88 में कितने आ रहे हैं? 2 आएंगे। बट अगर आपको लग रहा है कि आपसे दिमाग नहीं लग पा रहा है, आप हो डम्बो, तो आपको कहां ध्यान देना है? इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है। इस फॉर्मूले से निकालो। इस फॉर्मूले से कैसे निकालोगे? अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछे वो कितने निकालने तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम। कितना वजन दे रखा है ग्राम्स में? 88 दे रखा है, अपॉन मोलर मास। अब CO2 का मोलर मास कितना होता है बताओ? कार्बन का 12, अभी अभी हमने निकाला था 32, इसका हो गया 44। तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 आ गया। तो देखो ये फॉर्मूला असली में कुछ भी नहीं है, हमने जो हमने वो पढ़ा था वैसा ही सेम फॉर्मूला है। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास आपको पता ही है, मास इन ग्राम पता ही है, तो N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? W अपॉन MM। कहीं लिखा है हमने? नहीं लिखा। N इज इक्वल्स टू W अपॉन MM। W मतलब मास इन ग्राम, MM मतलब मॉलिक्यूलर मास। हाँ एक बात सुन लो, यहाँ पे फिजिक्स मत झाड़ना मेरे सामने। केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही चीज होती है, ध्यान रखना। केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही चीज होती है, मुझे भी पता है, थोड़ी फिजिक्स मेरे को भी आती है, बट केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही चीज होती है। चलें आगे। चलो अब बच्चों कुछ न्यूमेरिकल करते हैं 3-4, और फिर अगली क्लास में हम देखेंगे बाकी क्या कार्यक्रम था। एक बार पहले हम वापस से अपना जो सुपर फॉर्मूला था, जो रामबाण फॉर्मूला था, एक बार वो तो देख ले वापस से। वही फॉर्मूले होंगे सारे न्यूमेरिकल। तो फॉर्मूला अभी मैं लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना। 1 मोल एटम्स या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स स्लैश आयंस स्लैश मॉलिक्यूल्स। और ये किसके बराबर होगा? इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये 3 तो अभी तक हमने देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चौथा वाला भी, जिसको हम बोलते हैं 22.4 लीटर एट STP। अब ये क्या बीमारी है इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम इन 3 फॉर्मूले को दिमाग में बैठा के रखना है, जिससे हमें न्यूमेरिकल में हेल्प आउट हो। अब हम करते हैं फटाफट न्यूमेरिकल। अब देखो न्यूमेरिकल करते कैसे, पहले बताऊं। देखो न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही डिफिकल्ट चीज, जिसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ये पता नहीं आपने 4th क्लास 5th क्लास 6th क्लास कब सीखा था, मुझे पता नहीं। बहुत ही डिफिकल्ट चीज सिखाऊंगा, ये मेरे को पता नहीं आपको आती हो नहीं आती हो, मुझे तो नहीं आती। यूनिटरी मेथड।
अब यूनिट मेथड क्या होता है समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा पक्का। अगर एक पेंसिल 2 रुपए की तो 10 पेंसिल कितने की? x रुपए की। वैसे 20 आपको आता होगा, मेरे को पता है आप होशियार हो, पर तब भी हमें x ले लेंगे। अगर मेरे को एक पेंसिल 2 रुपए की दे रही है तो 10 पेंसिल कितने की है? x मान लूंगा। अब क्या करना है बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x मल्टीप्लाई बाय 1 x, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, तो x कितना हो गया? 20 रुपीज। सो इजी, वेरी इजी। बस यही मेथड को यूज करके आपके सारे मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल होंगे, चाहे आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। बस बच्चे भूल जाते हैं कि यही तरीका यूज करना। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स फॉर। अब एटम्स का हम नंबर निकालना फटाफट, सोना नहीं, मुझे पता नींद आ रही है आप लोगों को वीडियो में। पहला 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम, दूसरा 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम, तीसरा 0.5 मोल्स ऑफ नियॉन, चौथा 10 ग्राम्स ऑफ नियॉन या 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। अब आप लोगों को क्या करना है, पहले मैं आपको एटॉमिक मास बताता हूं। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, नियॉन का एटॉमिक मास होता है कितना? 20। नहीं पता तो अच्छी बात है, पता तो अच्छी बात है। अब वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, कृपया करके ट्राई करो। नहीं हो रहा तो पहले एक बार फर्स्ट आंसर देख लो, फिर बाकियों में वीडियो पॉज कर लेना और फिर सॉल्व करना, ठीक है? आलस मत दिखाओ, सोते सोते मत देखो वीडियो। चलो लेट्स बिगिन। 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम में कितने एटम्स होंगे? अब आपको ऊपर वाला फॉर्मूला दिखते रहना चाहिए हमेशा, आंखों के सामने ऊपर वाला फॉर्मूला होना चाहिए। और आपको बोला गया है क्या कि 3 मोल कैल्शियम में क्या होगा? कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? तो देखो सिंपल सी पहली लाइन देखो, आपको जब भी आंसर निकालना है तो क्या इसका क्या पूरा एक सिंटेक्स है। पहली लाइन फॉर्मूले की, दूसरी लाइन क्वेश्चन की। पहली लाइन लिखनी है फॉर्मूले की, दूसरी लाइन लिखनी है क्वेश्चन की। हमेशा ये बात ध्यान रख लो, पहली लाइन जो लिखनी है फॉर्मूले से लिखनी है, दूसरी लाइन जो लिखनी है क्वेश्चन से लिखनी है। अब कैसे समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहले एक बार देख लो। एक आपको किस किस में कंपेयर करना है? आपको मोल्स और एटम्स के बीच में रिलेशन देखना है। मोल्स और एटम्स के बीच में रिलेशन देखना है। आप फॉर्मूले में देखो कौन कौन से पार्ट में मोल्स और एटम्स हैं। देखो मोल्स तो ये रहा और एटम्स रहा ये, तो आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, मोल्स और एटम्स को। तो पहली लाइन लिखनी है फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या कहता है? अगर आपके पास 1 मोल होगा तो बताओ कितने एटम्स होंगे? 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे। मैं तो देखो पहली लाइन फॉर्मूले के अनुसार चल रहा हूं। जैसे एक पेंसिल 2 रुपए की थी, वैसे पहली लाइन क्या कहती है कि अगर 1 मोल होंगे तो 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे। अब आपको दूसरी लाइन किसकी है बच्चों? दूसरी लाइन क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको कितने के लिए निकालना है? 3 मोल के लिए निकालना है। तो 3 मोल अगर आपके पास कैल्शियम होंगे तो कितना हो जाएगा? x एटम्स हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं, यही तो निकालना है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। या तो ये बच्चों वाला है तो आपको पहले से पता होगा कि अगर 1 मोल में है इतने तो 3 में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। देखो x 1 जा x, 3 × 6.022, बहुत आसान। कितना हो जाएगा? 18.066 × 10⁻23। यूनिट क्या है आगे? एटम्स ऑफ कैल्शियम। दूसरा क्या था बताओ? दूसरा क्वेश्चन 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। अब 12 ग्राम मैग्नीशियम है आपके पास। अब आप फॉर्मूले को देखो ध्यान से, आपको निकालने क्या है बच्चों क्वेश्चन में? एटम्स, और दे के रखा आपको ग्राम। फॉर्मूले में एटम्स कहां दिख रहे हैं आपको? ये वाले पार्ट में, और ग्राम कहां दिख रहा है? ये वाले पार्ट में। फॉर्मूला क्या कहता है? अगर आपके पास इतने एटम्स होंगे
तो किसके बराबर होगा? ध्यान से सुनना, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अगर आपके पास इतने एटम्स होंगे तो किसके बराबर होगा? उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, एटॉमिक मास के बराबर होगा, बट इन ग्राम्स। तो मेरे को था अगर आपके पास कितने एटम्स होंगे? 6.022 into 10⁻23 एटम्स होंगे। इतने अगर आपके पास एटम्स होंगे तो बताओ वो किसके बराबर होंगे? कितने ग्राम्स के बराबर होंगे? इसके एटॉमिक मास के बराबर होंगे। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 24। तो ये कितने के बराबर होंगे? 24 ग्राम्स के बराबर होंगे। ये बात समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को यहाँ पे बहुत गड़बड़ होती है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? फॉर्मूले में क्या लिखा है कि इतने एटम्स किसके बराबर होंगे? उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होंगे। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 24। तो यहां मैंने क्या लिखा? 24 ग्राम। यहां तक क्लियर? अब आपको कितने ग्राम के निकालना है? 12 ग्राम के लिए। अब 12 बच्चों यहां मत लिखना, ग्राम के नीचे ग्राम आएगा, एटम के नीचे एटम आएगा। तो यहां लिखोगे आप क्या? 12 ग्राम। और एटम जो नहीं पता उसको आप क्या लिख दोगे? एक्स लिख दोगे। अब तो क्या करना है बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो एक्स कितना आ गया मेरे को बताओ? 12 मल्टीप्लाई बाय 6.022 into 10⁻23, और ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 24, और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर किधर जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और ये 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 से ये कटा, तो ये आ गया कितना? 3.011 into 10⁻23 एटम्स। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। मुझे पता है आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़े अटक रहे होगे, बट कोई बात नहीं, ये 9th का कॉन्सेप्ट है पूरा, तब भी समझ में नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में वापस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले 4 क्वेश्चन तो कर ले। तीसरा क्वेश्चन था 0.5 मोल ऑफ एनी। अब अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया था तो ये आपसे होना ही होना चाहिए। क्या कह रहा है? 1 मोल इज इक्वल टू कितने एटम्स होते हैं? इतने एटम्स। कितने मोल से पहले हम लिखेंगे क्या? 1 मोल इज इक्वल टू कितने एटम्स होते हैं? 6.022 10⁻23 एटम्स होते हैं। अब कितने एटम्स दे रखे हैं आपको कितने एटम्स दे रखे, सॉरी आपको एटम्स निकालने हैं और आपको कितने मोल दे रखे हैं बताओ? 0.5। तो 0.5 मोल लिख लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 into 10⁻23 एटम्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो 3.011 into 10⁻23। देखो रिपीटिव चल रहा है, वापस से चौथा क्वेश्चन आप खुद करोगे। ठीक है, चलो इसको नोट कर लीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों ने अगर कर लिया होगा 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम तो फटाफट देखते हैं क्या होगा। वापस से ध्यान रखो मैं क्या कहना चाहता हूं। क्वेश्चन में जो दे रखा है वो वेरिएबल ढूंढो, और क्या पूछ रहा है वो वेरिएबल ढूंढो। ग्राम कहाँ है? यहाँ पे है। एटम्स कहाँ पे? यहाँ पे है। बस इन दोनों को ही कंपेयर करना है, इसको भूल जाओ फिलहाल। अब ये दोनों क्या कहते हैं? पहले क्वेश्चन से देखो कि अगर मेरे पास इतने एटम्स होंगे तो किसके बराबर होगा? उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। अब कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, तो ये किसके बराबर होगा? 40 ग्राम्स के बराबर होगा। मेरे पास एक्चुअल मास कितना है? 10 ग्राम्स। तो ये कितना हो गया बताओ? इसको x मान लेंगे और ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.022 into 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 40। ये कटा, ये कटा, तो ये कितना आ गया? 1.5 समथिंग आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, वापस से वीडियो देखे, वापस से पढ़े। आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए।